लेसन नंबर 9 से लेसन नंबर 17 वसंत पुस्तक की जितनी भी रिवीजन है, जो प्रश्न उत्तर है, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर, अगर लंदन देश है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई पार्टी होती है तो भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या कहा था? पार्टी में बुलाया गांधी जी को, और फिर गांधी जी ने क्या कहा था पार्टी में जब उन्हें बुलाया गया? उसके आंसर भी साथ साथ कंप्लीट करते जाओगे आप। ठीक है। लंदन में भोज पर, पार्टी में बुलाने पर गांधी जी वहाँ तस्तरियाँ धोने, सब्जियाँ साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में छात्रों की मदद करने लगे, है ना। गांधी जी वहाँ पे प्लेट्स वगैरह साफ करना शुरू कर दिया, है ना। जिस भोज में जो कोई पार्टी में कोई जाता है तो कोई ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन गांधी जी जब लंदन में जाते हैं पार्टी में, वहाँ पे प्लेट्स धोने का काम, सब्जियां साफ करना और छोटे छोटे काम वो करने में छात्रों की मदद करने लग जाते हैं। स्टूडेंट जो जाता है वहाँ पे उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया है? गांधी जी ने छोटे श्रीमती पोलक का बच्चा जो था बहुत जिद्दी था, वो दूध नहीं छोड़ा था अपनी माँ का, तो कैसे उन्होंने छुड़वाया? गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों को दूध छुड़वाने के लिए क्या किया था? उन्होंने अपने पास छोटे बच्चों को अपने पास उन्होंने रखा और अपने बिस्तर में वो सुलाते थे। पोलक के बच्चों को वो अपने ही बिस्तर में सुलाते थे। चारपाई के पास उन्होंने एक बर्तन भी भर के रखा था, है ना। बर्तन में पानी भर के रखा था। अगर बच्चे को प्यास लगे तो उन्हें वो पिला भी देते थे। और एक पखवाड़े तक उन्होंने माँ से उसे अलग सुलाकर उन्होंने दूध छुड़वाया। एक पखवाड़े मतलब एक वीक तक उन्होंने 2 वीक तक उन्होंने 15 डेज तक उन्होंने माँ को अपने पास ही माँ को दूध छुड़वाने के लिए उन्होंने क्या किया था? बच्चों को अपने पास रखते थे, सुलाते थे अपने ही बेड पर, और बच्चे ने इसी तरह छोड़ दिया दूध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम में काम करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इस पार्ट में आपको पढ़ के लिखना है। ठीक है। 9 का चैप्टर का ये क्वेश्चन। आश्रम में जो काम करवाते थे उनका तरीका बहुत वो सख्ती से काम नहीं करवाते थे, वो काम स्वयं कर लेते थे, है ना। आश्रम में वो काम अपने छोटे छोटे काम वो खुद किया करते थे। और गांधी जी जितने भी उनके अनुनायी भी थे और उनका अनुकरण का कार्य भी करने लगे थे उनको देखकर। ठीक है। जितने भी उनके वर्कर्स थे ना, उनको देख के वो अपने काम भी खुद कर लिया करते थे। और उन्होंने स्वयं का उदाहरण लोगों द्वारा काम करने की प्रेरणा देते थे। मतलब स्वयं का उदाहरण द्वारा लोग उनके काम को देखकर ही प्रेरित होते थे। मतलब गांधी जी तो ऐसे थे कि अपना काम खुद करते थे ही, और उसके अलावा छोटे छोटे और अन्य भी काम कर लेते थे। उसको देख के, गांधी जी को देख के सारे वर्कर्स वैसे ही उनका अनुकरण करते थे, सीख लेते थे। गांधी जी इतना पैदल चलते थे। ठीक है। गांधी जी क्यों पैदल चलते थे और पैदल चलने के क्या लाभ है? पैदल चलने से क्या होता है? शरीर स्वस्थ होते हैं। रोज पैदल चलने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, और व्यक्ति महसूस बिल्कुल नहीं होती। जो कमजोरी होता था ना, जो वीकनेस, वो खत्म हो जाती है, एक्टिव हो जाता है आदमी, तरोताजा महसूस करता है। अगर पैदल चले तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा से रहता है, स्वस्थ हम रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बांस काटा जाता है? कौन सा बांस काटा जाता है और क्यों? ठीक है। या उसका दूसरा क्वेश्चन ये भी है, बांस को बूढ़ा कब तक कहा जा सकता है? और बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है?
1 से 3 साल की उम्र की जो बांस होती है ना, उसे हम बूढ़ा बांस कहते हैं। वो सख्त होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है वो बांस, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। इसके विपरीत युवा बांस लचीला होता है, आसानी से नहीं टूटता। जो युवा बांस होता है ना, वो लचीला होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, आसानी से नहीं टूटता। इसीलिए सारे जो जितने भी काम होते हैं बांस से रिलेटेड, जो भी टोकरियां वगैरह बनती है, वो बूढ़े बांस से नहीं बल्कि युवा बांस से बनाया जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी टूटे ना, इसलिए लचीला बनाने के लिए कोई भी वर्क को, कोई भी चीज को, काम को सॉफ्ट तरीके से, आसान तरीके से बनाने के लिए लचीला बांस का ही प्रयोग होता है। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन कौन सी लगी? बांस से बनाई जाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और जो तुम्हें आश्चर्यजनक चीज लगी उनके एक लिस्ट बनाओ, है ना। जैसे टोकरी, चटाई, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे बांस से बनती है ना। बांस के विभिन्न तरीकों से बनती है टोकरी, चटाइयाँ, बर्तन, ये सारे विभिन्न आकृतियों वाली टोकरियाँ और टेबल लैंप आश्चर्यजनक लगते हैं। अलग अलग तरह की टोकरी, अलग अलग डिजाइनों की टोकरी, चटाइयाँ, बर्तन और टेबल लैंप, ये सारे चीजें जो है आश्चर्यजनक चीजें लगती हैं। बांस के बत्तख, चिड़ियों जैसी टोकरी बहुत सुंदर लगता है ना। बांस के भी बत्तख बनाए जाते हैं, उसको काट के उसको बत्तख के स्ट्रक्चर में ढाला जाता है। उसकी टोकरियाँ चिड़ियों जैसी टोकरी बहुत सुंदर लगती है, वो भी बहुत ही यूनिक दिखती है, इसीलिए हमें वो आश्चर्यजनक लगती है। वो इतनी सजीव दिखती है कि सच में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से बांस के टेबल लैंप भी विभिन्न आकारों के होते हैं। इसके लैंप जो होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, कोई आकार में चौकोर होता है, कोई गोल होता है, कोई अंडाकार होता है। हाथ से बनी हुई बांस की बुनाई आश्चर्यजनक और सही सम्मान देने योग्य होता है। ठीक है, हाथ से जो बनती है ना बांस की चीजें, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस की बुआई मानव इतिहास में कब से प्रारंभ होगी? जो बांस की बुआई हुई उसका मानव इतिहास में प्रारंभ कब से हुआ था? बांस मानव ने कब बोना शुरू कर दिया था? तो कहा जाता है मानव और बांस की बुनाई का रिश्ता कब से है? आरंभिक काल से है, आरंभ से ही माना जाता है, जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा शुरू किया। इसके लिए उनको सामान रखने के लिए छोटी सी टोकरी की आवश्यकता होती थी, और ये भी हो सकता है उसने ये प्रेरणा चिड़िया के घोंसले से प्राप्त किया था। उसी से ये बुनाई सीख कर बुनाई करना उन्होंने आरंभ किया। चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? टोकरी के समान, टोकरी के आकार में वो चिड़िया अपने घोंसलों को बनाती है। तो मानव ने चिड़िया के घोंसले को देखा, उससे प्रेरित होकर उन्होंने क्या सोचा, अगर चिड़िया के अंडा इस टोकरी में अच्छे से अच्छे से उसने रखा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्यों ना सामान को इकट्ठा करने के लिए ऐसे ही कुछ टोकरी का इंतजाम करें जो कि प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, है ना। प्रकृति हमें बांस देती है और उसके द्वारा प्राप्त की हुई चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करें, क्यों ना हम टोकरी चीज़ों को इकट्ठा करके, सामान को इकट्ठा करके लाने की जगह में हम टोकरी का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने बुनाई का काम सीख लिया था। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के विभिन्न उपयोग से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग से संदर्भ में है? एटलस में देखना है। ठीक है, तो बांस सबसे ज़्यादा हमें उत्तरी पूर्व के स्थान नागालैंड में बहुत ज़्यादा बांस का प्रयोग होता है। उत्तरी पूर्व स्थान में से 7 राज्यों के बारे में होता है जहाँ पे बांस का प्रयोग होता है, ज़्यादातर नागालैंड में होता है। ठीक है, ये तो रिपीटेड हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? प्रथम सवैया जो था, सवैया हमने पढ़ा था वन के मार्ग में
है ना। तो उसमें कौन सा प्रसंग का वर्णन था, कौन से प्रसंग का वर्णन था? प्रथम सेवैया में कवि ने राम सीता के वन गमन का प्रसंग का वर्णन किया था, वन जाने का, मतलब वन वो लोग जा रहे थे, उसके जाने का वर्णन था। ठीक है, पहला सवैया जो था वन के मार्ग में, जब वो राम और सीता वन जाते हैं, महल से निकलते हैं, तो उसका वर्णन उस सेवैया में दिया हुआ था। मानव के मार्ग में सीता के होने वाली कठिनाइयों के मार्ग, वन के मार्ग में सीता को होने वाली क्या क्या कठिनाइयाँ थी। वन के मार्ग में जाते हुए सीता थक जाती है, माथे से पसीना बहना शुरू हो जाता है, होठ सूख जाते हैं और वन के मार्ग में चलते चलते उनके पैरों में कांटे बहुत चुभना शुरू हो जाते हैं, है ना। पसीने बहने शुरू हो जाते हैं, वो बहुत थक जाती है, उसे बहुत प्यास भी लगती है। सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? सीता बहुत आतुर थी, है ना। सीता की आतुरता देखकर श्री राम व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और सीता को थका प्यासा देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इस बात से परेशान हो उठते हैं कि सीता को इतना कष्ट उनकी वजह से ही झेलना पड़ रहा है, मतलब सीता को इतना जो कष्ट हो रहा है उनकी वजह से ही झेलना पड़ रहा है सीता को, क्योंकि वो वन जाते हैं, उसके साथ साथ सीता भी और लक्ष्मण भी चले जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो उठते हैं श्री राम। ठीक है,